12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. Till last video we have introduced the Gauss theorem. उसमें हमने गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन की थी और गॉस थ्योरम का प्रूफ भी किया था एंड फ्लक्स के बारे में भी बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम करेंगे अगला टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हम कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम से उसको डिड्यूस करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं दोबारा आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी दिक्कत आती है तो उसको कमेंट जरूर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलॉम्स लॉ को कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कूलॉम्स लॉ को हमें प्रूफ करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी ले रखी है, जिस स्फेरिकल बॉडी के अंदर चार्ज क्यू है उसके सेंटर पर, ठीक है। इस स्फेरिकल शेप की, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है और इसके सेंटर पर चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। गॉस लॉ से हमने ये बात पढ़ी है कि अब फ्लक्स, गॉस थ्योरम से हमने क्या पढ़ा है, गॉस थ्योरम ने ये कहा था किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना निकलेगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस आपके सामने है, स्फीयर है ना, आपके सामने है। इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो होगा 1/ε0 इनटू में चार्ज, ये वाला चार्ज। दिस इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, Q। तो 1/ε0 ऑफ Q इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर फ्लक्स phi E लिख दिया Q अपॉन ε0, ठीक है। Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड, पाई में ε0 इज इक्वल टू में E डॉट ds इंटीग्रेशन। देखो ये फॉर्मूला हम फ्लक्स का पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। E is the electric field, ds is the very small area, जो हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया हुआ है। आपके सामने ये ds स्मॉल एरिया है, ठीक है। E डॉट ds ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पर ये सर्कल का मतलब है क्लोज सरफेस। हम ये जो E डॉट ds निकाल रहे हैं वो क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। तो ये फ्लक्स का एक फॉर्मूला है और गॉस थ्योरम ये कहती है कि फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन होगा। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, इस सरफेस जो हमने स्मॉल सरफेस माना है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और ds भी उसी डायरेक्शन में है। देखो ये सरफेस जो हमने छोटा सा माना है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसके नॉर्मली, ये वाली डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से नॉर्मली आती है तो बाहर की तरफ ऐसे जाएगी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल हुआ 0। तो E डॉट ds को जब मैं ओपन करूंगा, डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो आपका आंसर आता है E ds cos थीटा, ठीक है। Theta is the angle between E and ds. As we are here looking into the diagram कि E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 है। अगर E और ds के बीच का एंगल 0 है तो E ds cos थीटा, तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने के कारण cos थीटा 1 हो जाएगा। cos थीटा 1 हो जाएगा तो हमने यहाँ पर E ds ही लिखा है, तो फ्लक्स हो गया E ds ओनली, cos थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल में Q बाय एप्सिलॉन चल ही रहा था। फिर हमने क्या किया, देखिए इस चार्ज से इस सरफेस तक की, ये देखिए ये पूरा सरफेस है आपके सामने, इस सरफेस तक की सारी डिस्टेंसेस आ रही हैं हर जगह। इधर भी आर है, ऐसे ही इस चार्ज से इधर भी डिस्टेंस सरफेस तक की आर होगी, इस सरफेस तक की यहाँ पर भी डिस्टेंस आर होगी, इस सरफेस तक की यहाँ पे भी डिस्टेंस आर होगी, हर जगह डिस्टेंस आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने ये पढ़ा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन आर। अगर डिस्टेंस हर जगह सेम है तो हम ये कहेंगे कि इस चार्ज की वजह से सरफेस पे, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पहुंच रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट चीज को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिया। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, सिर्फ ds। ds ये छोटा सा सरफेस है,
और उसका इंटीग्रेशन करना है। छोटे से सरफेस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कंप्लीट सरफेस आ जाएगा। कौन सा सरफेस? ये स्फीयर का सरफेस। ठीक है, तो छोटे से सरफेस का इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो और वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? Q अपॉन इस चीज को हम नीचे ले आए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कहां पर आई है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। हमने निकाल ली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ गई। अगर मैं सरफेस पे एक चार्ज रख दूं Q नॉट, the charge q naught is placed at a point where the electric field is calculated। जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां कैलकुलेट की है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सरफेस पे कैलकुलेट की। तो यहां पर अगर हमने q नॉट चार्ज रख दिया तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है q इंटू ई। यहां पर हमने q नॉट चार्ज रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा q नॉट इंटू में ई, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहां पर हमने चार्ज रखा है Q नॉट, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल में Q इंटू ई। Q क्या है? Q नॉट है, तो Q नॉट इंटू में E आ जाएगा। तो फोर्स उस पे कितना लगेगा? Q नॉट इंटू में E। Q नॉट इंटू में E, ये सारा E था हमारा तो हमने ऊपर निकाला था। और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है कि ये तो कूलॉम्स लॉ होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होगा एयर के अंदर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ। तो ये हमने कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर लिया। किसकी हेल्प से? हमने हेल्प किसकी ली है? देखिए E डॉट ds क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस चीज से हम लेकर चले थे। मतलब हमने गॉस लॉ का यूज किया और हमने क्या डिराइव कर लिया फाइनली? यहाँ पर आके हमने कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला किसमें होता है? कूलॉम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? दिस इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और ये हमारा किससे हमने डिराइव कर लिया? गॉस थ्योरम से। ठीक है भाई, दिस इज द डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ थ्रू द गॉस थ्योरम। क्लियर हो गया? एक बार मैं आपको दोबारा इसको डिक्टेट कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो शायद दोबारा क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हमने फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है E डॉट ds होता है। कंप्लीट सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और गॉस थ्योरम हमें ये कहती है कि जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, सिंस E एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर जा रही है, परपेंडिकुलरली जाती है, और ds जो एरिया वेक्टर होता है वो भी नॉर्मली होता है। तो दोनों नॉर्मली है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। तो E डॉट ds को जब हम खोलेंगे तो E ds cos थीटा आएगा और cos थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज से हर पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है सरफेस की, तो ई को हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर ds रह गया, दैट इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds एक स्मॉल सरफेस एरिया है, ये देखिए, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे स्फीयर का सरफेस आ जाएगा, और पूरे स्फीयर का सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज स्फीयर। इस स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो कितनी होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इस सरफेस पे अगर मैं Q नॉट चार्ज रख दूं, Q नॉट चार्ज, तो आपको पता है तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, F इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल में फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर हमने Q नॉट चार्ज रखा है, ठीक है, तो Q नॉट चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? F अपॉन Q नॉट। तो F कितना हो जाएगा? E इंटू Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने कितनी निकाली है सरफेस पे? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में Q नॉट कर दोगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल में क्यू नॉट इंटू में ई होगा ना, तो ई इंटू में क्यू नॉट कर दिया तो ये हमारा फोर्स आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। यही तो कूलॉम्स लॉ था कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर Q1 की जगह Q आया हुआ है, Q2 की जगह Q नॉट आया हुआ है। ये हमने कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन में हमारी पहली एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे
मैं आपको अब दोबारा बता रहा हूं कि एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन पक्का है, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। देखिए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर। मतलब एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, देखो ये जो स्ट्रेट वायर है काफी लॉन्ग है, लॉन्ग है मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। जैसे आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर में व्हाइट कलर के जो बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव बने हुए हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं कि इस ऑरेंज के ऊपर ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सी पॉइंट, तो हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। अब गॉस थ्योरम का यूज करना है तो गॉस थ्योरम तो हमने पढ़ा है कि फॉर ए क्लोज सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन ये जो बीच में से देखिए ये यहां से ये पास हो रही है, इसकी वजह से यहां पर जब हम निकालेंगे तो ये तो क्लोज सरफेस नहीं है। तो हमने ना यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये हमने कंसीडर किया हुआ है एक सरफेस, क्लोज सरफेस, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये सरफेस सिर्फ हमने इसलिए कंसीडर किया है ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। ठीक है, ताकि हम गॉस लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकें। गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है ना, तो वैसे तो ये ओपन सरफेस बना। अगर ये ना हो और हमने यहाँ पर ये चार्ज वाया पूरी है और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ओपन सरफेस हुआ। ओपन सरफेस में गॉस थ्योरम तो नहीं लग सकती। तो हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया और उस कंसीडर्ड क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो एक ग्रीन कलर का जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये सिलेंडर हमने मान लिया जिसकी लेंथ L है और ये गॉसियन सरफेस है। अब हम इसकी हेल्प से गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। अब इस सिलेंडर के लिए, इस सिलेंडर के अंदर मान लो इतना पार्ट है, आपके सामने है कि इतना पार्ट इस वायर का है। किस वायर का, ये जो आपको ऑरेंज कलर की वायर दिख रही है, ये इस यहाँ और यहाँ के बीच में जो वायर आई है वही इसके अंदर है। मान लो उसके अंदर चार्ज है Q। कितना चार्ज है, Q चार्ज है किसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज है, तो इस सिलेंडर के लिए मैंने गॉस थ्योरम लगाई। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना मैंने माना है, यहां से यहां तक कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ds तो होता ही है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ई डॉट ds किस सरफेस के लिए है, इस क्लोज सरफेस के लिए। हम फ्लक्स किसकी वजह से किस पे लगा रहे हैं, हम ये ई डॉट ds किसके लिए लगा रहे हैं, इस सरफेस के लिए। कौन सा सरफेस, ये जो हमने माना है गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसी सरफेस के लिए तो है, क्योंकि क्यू चार्ज किस सरफेस के अंदर है, इसी सरफेस के अंदर है। तो ई डॉट ds भी किसी सरफेस का होगा, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का होगा। इस सिलेंड्रिकल सरफेस में तीन टाइप के सरफेस है। एक ये वाला प्लेन सरफेस, ये जो ए आपको दिख रहा है साइड वाला, ये एक ये वाला बी जो प्लेन सरफेस दूसरा है, एक ये वाला जो बीच वाला आपको दिख रहा है कर्ड सरफेस, ये जो गोल गोल, ये तीसरा सरफेस। तीन टाइप के सरफेस है। तो हमने इस कंप्लीट सरफेस का ई डॉट ds, ये क्लोज सरफेस का ई डॉट ds हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। ई डॉट ds ड्यू टू ए ये वाला रहा, और ई डॉट ds ड्यू टू बी ये वाला सरफेस है, और ई डॉट ds ड्यू टू सी। तीनों का सम टोटल सरफेस का ई डॉट ds होगा, है ना। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ए जो सरफेस है, ए वाला सरफेस ये है। इसके लिए देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकलती है, देखो ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है। और ds वेक्टर किस तरफ होगा, ds हमेशा नॉर्मल होता है, ds वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल एरिया वेक्टर है, तो ds वेक्टर इस तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो E डॉट ds A के लिए जब मैं लगाऊंगा तो E ds cos 90 खुलेगा, क्योंकि देखिए E और ds के बीच में आपको एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं बी सरफेस के लिए देखता हूं, देखो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बाहर जा रही है, लेकिन इस बी सरफेस का, ये प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, मतलब ds वेक्टर इस तरफ होगा। तो E ds cos थीटा जब खुलेगा तो थीटा कितना होगा, इस केस में भी, इस केस में भी थीटा 90 डिग्री होगा, देखो आपके सामने। ठीक है, अब आ गया सी सरफेस। सी सरफेस आपके सामने ये रहा।
ये सी सरफेस है। अब इस सी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सी सरफेस से बाहर जा रही है, और जो एरिया वेक्टर है इस सी सरफेस के लिए वो भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, डीएस भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो कॉस जीरो हमने ई डॉट डीएस को हमने लिख दिया ई डीएस कॉस जीरो। ठीक है, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। क्लियर, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां पर ये देखिए ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है, ये वाली भी पूरी टर्म जीरो हो जाती है, ये वाली cos जीरो वन होने के कारण सिर्फ ईडीएस बच जाता है। ई को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। अब डीएस इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। डीएस कौन सा सरफेस है, डीएस इस सी पार्ट का है, स्मॉल सरफेस, और सी कर्ड वाला पोर्शन है। ठीक है, कर्ड वाला पोर्शन है ना, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा डीएस को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि कर्ड सरफेस का पार्ट था ये डीएस। सी कर्ड सरफेस है ना, तो कर्ड सरफेस का एरिया है ये स्मॉल, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, अगर लेंथ एल है और रेडियस आर है। यहाँ पर आपको शोन है कि सिलेंडर का रेडियस देखिए यहाँ पर शोन है आर है, और लेंथ आपके सामने है एल। ठीक है, तो ई इंटू टू पाई आर एल आ गया। ये किसके बराबर आ गया, E डॉट ds ड्यू टू कंप्लीट सरफेस। कौन सा कंप्लीट सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो आपके सामने ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस कंप्लीट सरफेस का E डॉट ds आ गया E इंटू टू पाई आर, है ना। क्लियर, तो ये आपके पास कंप्लीट सरफेस का E डॉट ds आ गया। फिर ये कंप्लीट सरफेस का E डॉट ds जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अब हमने ये इसका जो कंप्लीट सरफेस का E डॉट ds हमने यहाँ पर निकाला है, इस चीज को मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये लैम्डा एल क्या है, लैम्डा का क्या मतलब है, देखिए क्यू, लैम्डा आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो होती है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो क्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एल लेंथ हो गई, क्यू चार्ज हो गया। तो आपको पता है कि हमने पढ़ रखा है लैम्डा इज इक्वल में क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू इज इक्वल में लैम्डा इंटू एल हो गया, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो हमने अब इस चीज को ई इंटू टू पाई आर एल को लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दिया। ठीक है, जो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, एल से एल कट गया, एल से एल कट रहा है आपके सामने, देखिए ये एल कट गया। अब आपका ई जो आ गया वो आ गया, इस 2 पाई आर को नीचे ले आओगे, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, किस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, इस चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो किसी भी एक चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं वो आपको समझ में आ चुका है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो आपके लिए एक नोन क्वांटिटी है। 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r, this is the electric field due to एक चार्ज वायर। इसी की वेक्टर फॉर्म लिख रखी है नीचे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरफ मैंने एरिया वेक्टर कितना मान रखा है, इस तरफ मैंने एरिया वेक्टर आर कैप मान रखा है। ठीक है, सॉरी एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर आर कैप मान रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर क्या दिखा देंगे, आर कैप। ठीक है, तो हमारा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r into r cap। r cap किसके लिए है, ओनली फॉर डायरेक्शन, दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, जो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन बता दी थी कि रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसीलिए यहाँ पर बता रखा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है, और ये आपने पढ़ भी रखा है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। अगर यही नेगेटिव होता, ये वाला सरफेस, ये जो वायर है ये नेगेटिव होती, नेगेटिवली चार्ज, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती। कैसे होती, अंदर की तरफ। तो यही चीज इसने यहाँ पर डिक्टेट भी कर रखी है कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इट विल बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो यहां से आपको एक बात क्लियर होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उस चार्ज वायर की वजह से वो कम बनेगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब चार्ज वायर के आसपास अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर चार्ज वायर के दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो दिस इज
द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट कर लेना और व्हाट्सएप कर लेना, और मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझा दिया आपको। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।